आज हम एक ऐसे केस की फाइल खोलने जा रहे हैं जिसने फोरेंसिक साइंस और लोगों की मान्यताओं के बीच एक ऐसी बहस छेड़ दी जो आज तक अनसुलझी है। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के कुंदन बाग हाउस की। देखिए, ये कोई आम भूतिया कहानी नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जहां पुलिस के पक्के फोरेंसिक सबूत और एक पूरे मोहल्ले की आंखों देखी गवाही आपस में बुरी तरह से टकराती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस घर की चार दीवारों के पीछे वो कौन सा खौफनाक सच छिपा था। अरे ये तो नामुमकिन है। हमने तो उन्हें कल ही देखा था। जरा सोचिए इस लाइन में कितना गहरा शौक छुपा है। जब पुलिस कुंदन बाग के उस घर के बाहर खड़ी थी और उन्होंने पड़ोसियों को अंदर की सच्चाई बताई, तो लोगों का रिएक्शन बिल्कुल यही था। उन लोगों के लिए ये मानना लिटरली इम्पॉसिबल था कि जिस परिवार को वो हर दिन आसपास देखते आ रहे थे, उनकी मौत हो चुकी है। और मजे की बात यह है कि यह किसी एक इंसान का वहम नहीं था। पूरा का पूरा पड़ोस इस बात पर अड़ा था कि अंदर रहने वाला परिवार जिंदा था और रोजमर्रा के काम कर रहा था। यहीं से ये साधारण सी दिखने वाली घटना एक गहरे उलझे हुए रहस्य में बदल जाती है। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आधी रात की वो घुसपैठ। अब देखिए, इस मिस्ट्री की शुरुआत किसी फैमिली मेंबर या पड़ोसी ने नहीं की, बल्कि 2002 में एक बहुत ही अजीब इंसान ने की। एक चोर ने, मतलब एक क्राइम का पर्दाफाश करने के लिए दूसरे क्राइम का होना, है ना अजीब बात। मोहम्मद साजिद नाम के इस चोर ने इस आलीशान कुंदन बाग हाउस की कई दिनों तक रेकी की थी। उसे लगा कि भाई यहां तो काफी माल मिल सकता है। वो रात के अंधेरे में एक चाकू लेकर घर की पिछली खिड़की से अंदर घुसा। उसने पूरा ग्राउंड फ्लोर छान मारा, पर कुछ खास हाथ नहीं लगा। खैर, इसके बाद वो ऊपर के फ्लोर की तरफ गया, लेकिन जैसे ही वो बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक से एक बहुत ही तेज सड़ांध भरी बदबू आई। उसने दरवाजा खोला और सामने का नजारा ऐसा था जिसने उस शातिर चोर के भी पसीने छुड़ा दिए। बेड पर 3 लाशें पड़ी थीं और वो बहुत बुरी तरह से सड़ चुकी थी। साजिद के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर किसी ने मुझे यहां देख लिया ना, तो मुझ पर चोरी का नहीं, सीधे मर्डर का केस लगेगा। उस खौफनाक मंजर को देखकर साजिद इतना घबरा गया कि उसने भागने के बजाय एक ऐसा फैसला लिया जो कोई चोर शायद ही कभी लेता है। वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और खुद को सरेंडर कर दिया। उसने पुलिस को पूरी कहानी सच-सच बता दी, क्योंकि उसे डर था कि 3 लाशों के साथ अगर वो पकड़ा गया तो सीधे तिहरे हत्याकांड में फंस जाएगा। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, 3 महीने का वो अजीबोगरीब विरोधाभास। शुरुआत में पुलिस को लगा साजिद झूठ बोल रहा है, लेकिन जब पुलिस की टीम उस घर में गई तो उन्होंने भी वही खौफनाक मंजर देखा। बेड पर एक मां और उसकी 2 बेटियों की लाशें थीं। लेकिन असली पहेली तब शुरू हुई जब टाइमलाइन का एक ऐसा पैराडॉक्स सामने आया जिसने साइंस को भी चकरा दिया। फोरेंसिक जांच में ये एकदम साफ हो गया था कि इन तीनों की मौत आज से लगभग 3 महीने पहले ही हो चुकी थी। और इस बात को कंफर्म करने के लिए पुलिस को घर में 21 जून 2002 का एक अखबार भी मिला। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा बिल्कुल अलग था। जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने कसम खाकर कहा कि उन्होंने परिवार को चोरी वाली रात से कुछ दिन पहले ही देखा था। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने तो 1 दिन पहले ही उन्हें देखा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में गूंजता है वो ये है कि ये आखिर कैसे संभव है। जो परिवार 3 महीने पहले ही खत्म हो चुका है, उसे लोग सड़कों पर घूमते हुए, घर में मोमबत्तियां जलाते हुए कैसे देख सकते हैं? क्या ये कोई मास हेलुसिनेशन यानी सामूहिक मति भ्रम था, या फिर फोरेंसिक साइंस से कोई बहुत बड़ी चूक हो गई थी? इस सवाल ने पूरे हैदराबाद में आग लगा दी और ये केस एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन गया। यहां एक ही समय पर 2 बिल्कुल विपरीत सच मौजूद थे। एक तरफ पुलिस और साइंस के तथ्य हैं कि परिवार गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहा था, उन्होंने फिनाइल पीकर आत्महत्या कर ली और वो भी 3 महीने पहले। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसियों के पक्के दावे, उन्होंने परिवार को कल ही देखा था, रात के खाने के बाद टहलते हुए, घर में लाइट्स चलते हुए। दोनों साइड्स अपनी अपनी जगह बिल्कुल अडिग थे। एक तरफ पक्की साइंस थी और दूसरी तरफ आंखों देखी गवाही। और अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, काला जादू और खून के वो निशान। देखिए, ये सिर्फ टाइमलाइन की गड़बड़ी का मामला नहीं था। जब पुलिस ने क्राइम सीन को और बारीकी से देखा तो कुछ ऐसी चीजें मिलीं जो एक नॉर्मल सुसाइड थ्योरी में बिल्कुल फिट नहीं बैठती थी। लाशों के पास एक फिनाइल की बोतल जरूर मिली जो जहर वाली बात को सपोर्ट करती है, लेकिन बेडरूम के ठीक नीचे वाले कमरे की छत पर पुलिस को बहुत ही अजीबोगरीब निशान मिले।
वो दिखने में सूखे हुए खून जैसे थे और किसी तंत्र मंत्र या काले जादू के पैटर्न की तरह लग रहे थे। इतना ही नहीं, घर की बाहरी दीवारों पर भी खून के रहस्यमयी छींटे थे। ये निशान वहां कब से थे? आत्महत्या करने वाले परिवार के घर में ऐसे तांत्रिक निशान क्या कर रहे थे? ये आज तक एक अनसुलझी पहेली है जिसने इस पूरे मामले को एक बहुत ही खौफनाक एंगल दे दिया। इस घर की एक बहुत ही डार्क हिस्ट्री रही है। चलिए चौथे हिस्से में इस दुखद बैक स्टोरी को समझते हैं। इस घर में जो कुछ भी हुआ उसकी जड़ें काफी गहरी हैं। आखिर इस आलीशान घर और इसमें रहने वाले परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई? तो हुआ ये कि इस प्रॉपर्टी के पहले मालिक का नाम विश्वनाथ था। ये इंसान बहुत अमीर था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा कंजूस। वो अपने बटलर अब्दुल के साथ इस बड़े से घर में रहता था। अब्दुल बार बार कहता था कि घर जर्जर हो रहा है, मरम्मत करा लो, लेकिन विश्वनाथ अपनी जेब से एक ढेला खर्च करने को तैयार नहीं था। उसकी इसी कंजूसी के चलते ये शानदार घर धीरे धीरे एक डरावने खंडर में बदलने लगा। कई लोगों का मानना है कि घर में नेगेटिव एनर्जी की शुरुआत बस यहीं से हुई थी। खैर, विश्वनाथ की मौत के बाद ये घर अमेरिका में रहने वाले उसके बेटे को मिल गया। उसने इसे किराए पर चढ़ा दिया, लेकिन किराएदार कभी टिक ही नहीं पाए। वो अजीब और डरावनी घटनाओं की शिकायत करते और रातों रात घर छोड़कर भाग जाते। आखिरकार एक यंग कपल यहां रहने आया। पति को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से अस्थिर है। उसे लगा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उनकी 2 बेटियां हुईं, लेकिन पत्नी की हालत और बिगड़ती गई। परेशान होकर पति ने उसे तलाक दे दिया और उस अकेली मां और 2 बच्चियों को उसी डरावने घर में उनके हाल पर छोड़कर चला गया। तलाक के बाद तो जैसे उस औरत की दुनिया ही उजड़ गई। मानसिक संतुलन पूरी तरह से टूट चुका था। पड़ोसियों ने उनके अजीब गरीब बर्ताव को नोटिस करना शुरू किया। वो लोग देर रात हाथों में मोमबत्तियां लेकर घर में घूमते थे। वो मां लगातार खुद से ही कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती। कई बार बच्चियों के हाथों पर अजीब सा खून लगा देखा गया। एक पड़ोसी ने तो यहां तक बताया कि उसने उस मां को अपनी कार के बाहर खड़े होकर एकदम खाली आंखों से सड़क को घूरते हुए देखा था। ये कोई आम भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि एक भयानक मनोवैज्ञानिक त्रासदी है। एक ऐसा परिवार जो धीरे धीरे दुनिया से कटकर अंधेरे में डूब गया। और अब आखिरी हिस्सा, वो मनहूस कंस्ट्रक्शन। उन 3 मौतों के बाद ये घर एकदम वीरान हो गया और लोग दूर दूर से इसे देखने आने लगे। 2002 के आखिर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस जगह के डार्क इतिहास को मिटाने के लिए इस जमीन को खरीद लिया। उनका प्लान बहुत सिंपल था। इस बदनाम घर को पूरी तरह से तोड़ दो और उसके जगह एक नया चमकदार मुनाफे वाला घर बनाओ। ये प्योरली एक बिजनेस डिसीजन था। उन्हें लगा कि नई इमारत बनते ही पुरानी सारी डरावनी कहानियां खुद ब खुद दफन हो जाएंगी। लेकिन सच तो ये है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला था, काम करने वाली टीम के साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। एक इंजीनियर अचानक से रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ गया और उसकी नाक से लगातार खून बहने लगा। नए घर के जो कंस्ट्रक्शन प्लान्स थे वो अपने आप अजीब तरीके से फट गए। और सबसे डरावनी बात बताऊं, रात के समय घर की दीवारों पर वही अजीबोगरीब तांत्रिक निशान फिर से उभरने लगे। इन सब घटनाओं से कंस्ट्रक्शन क्रू इतना ज्यादा दहशत में आ गया कि वो काम अधूरा छोड़कर भाग गए और उस साइट पर फिर कभी लौट कर नहीं आए। तब इन सब बातों को जानने के बाद सोचने वाली बात यह है कि असल में सच क्या है। क्या यह सिर्फ एक अकेलेपन और डिप्रेशन का शिकार हुए परिवार की दुखद कहानी थी, जिसने लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा कर दिया और एक अर्बन लेजेंड बना दिया? या फिर कुंदनबाग हाउस की दीवारों में सचमुच कोई ऐसी डार्क एनर्जी थी जिसने 3 जानों की जान ले ली? फॉरेंसिक विज्ञान और मान्यताओं के बीच की ये गुत्थी शायद कभी पूरी तरह से ना सुलझे। आज के इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों की परतें खोलते रहेंगे।